हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफसर एकेडमिक्स में 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने क्या किया था कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। उसमें हमने पढ़ा था कि सारी सोसाइटी को एक रखने के लिए, गोल्स एंड एस्पिरेशंस को पाने के लिए, और कोई एक इंस्टीट्यूशन बाकी पर हावी ना हो जाए, तो उस सब चीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होती हैं, उसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। अब उसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं वो बुक में भी मैंशन किए हुए हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको कल भी बताया था, सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके थ्रू किसी देश को चलाया जाता है, क्योंकि रूल्स के बिना किसी भी चीज़ को नहीं चलाया जा सकता है, और कंट्री एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो हमें अपने देश को प्रॉपरली चलाने के लिए, जो कि एक ऐसा देश था जो कि बहुत डाइवर्स था और बहुत सारी प्रॉब्लम से होकर निकला था, चलाने के लिए हमें एक वेल रिटन, एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए क्या क्या रूल्स अपनाए जाते हैं वो लिखा होता है, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब हाउ इफेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सब देश लेते हैं, लेकिन सब देशों के कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते, उतने लंबे टाइम तक वो अपनी इफ़ेक्टिवनेस को बनाए नहीं रख पाते। लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में काउंट होता है, क्योंकि ये जब से बना है तब से लेके अब तक बहुत ही कम इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, और अमेंडमेंट अगर हुए भी हैं तो कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं हुआ है जो कि बेसिक अमेंडमेंट इतना बड़ा हुआ हो कि वो इसके जो बेसिक नेचर था उसको ही चेंज कर दे। इसका मतलब कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो बहुत परफेक्ट था और बहुत इफ़ेक्टिव था। अब बात ये आती है कि वो इफ़ेक्टिवनेस इसमें आई कहाँ से, तो वो इफ़ेक्टिवनेस कैसे आई उसके बारे में 3 पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं बुक्स में। अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, मतलब हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया है। सबसे बेसिक बात तो इसी में होती है कि आप किसी भी चीज़ को बना कैसे रहे हो। क्या आप 4 आदमी बैठे जो बहुत इन्फ्लुएंस है देश के, बैठ गए और उन्होंने जो है रूल लिख दिए कि इस हिसाब से देश चलेगा, तो क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन को सारा देश एक्सेप्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है जो इफ़ेक्टिव होता है कि उसको बनाने का तरीका कैसा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको बताया 4 इफेक्टिव लोगों ने बनाया, या मान लीजिए कहीं पर मिलिट्री ने बना दिया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। जब तक तो मिलिट्री का रूल है उस कंट्री में, या कुछ इफेक्टिव लोगों का रूल है, बहुत वो ताकतवर है, तब तक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। लेकिन जैसे ही उनकी ताकत कम होनी शुरू हो जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस भी कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो इस तरीके से बनाया गया था कि उसमें सोसाइटी के हर सेक्शन के बारे में सोचा गया था। हर सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया था, जिससे कि उनका रिप्रेजेंटेशन उनमें आए, उनके बारे में बात हो सके। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया था कि जो मेजॉरिटी है बस उसके बारे में सारी बातें लिख दी गई, कि सब चीज़ें उनको दे दी गई और बाकी लोग जो है वो सोसाइटी में बस ऐसे ही रह गए। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि श्रीलंका में क्या था कि जो वहाँ के सिंगलीज थे, जो बेसिक वहाँ के लोग थे, उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी और तमिल्स को नहीं दी गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ था, उनकी कंट्री में सिविल वॉर हो गया था। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं था। हमारे जैसी कंट्री जो कि इतनी डाइवर्स कंट्री थी, जिसमें कि पार्टीशन भी हो चुका था धर्म के नाम पर, और जहाँ पर इतने सारा कास्ट सिस्टम था, जहाँ पर लोअर स्टैंडर्ड के लोग भी थे, बहुत ज़्यादा गरीब सेक्शन भी था, तो उस सोसाइटी के लिए एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी जो सबके बारे में सोचे। मान लीजिए अगर सिर्फ मेजॉरिटी के बारे में सोचा जाता, जैसे कि जब हमारा पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन होकर पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री बन गया था, लेकिन इंडिया जो है वो हिंदू कंट्री नहीं बना था, वो एक सेक्युलर कंट्री बना। मान लीजिए कि हम भी एक हिंदू कंट्री बन जाते और सिर्फ हिंदूज़ को ही सब कुछ दे देते, सिर्फ मेजॉरिटी का रूल कर देते, तो क्या इतना इफेक्टिव हो पाता? क्या सब लोग उसको अपना पाते? बिल्कुल भी नहीं अपना पाते। फिर वही सिविल वॉर, अंदर अंदर परेशानियों की सिचुएशन खड़ी हो जाती। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन तब इफेक्टिव होता है कि उसको बनाया कैसे गया है, वो इंस्पायर्ड किस चीज़ से है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इंस्पायर्ड किस चीज़ से था? इन बातों से इंस्पायर्ड नहीं था कि कौन अमीर लोग हैं उनके हिसाब से बना दे, मेजॉरिटी के हिसाब से बना दे। वो हमारे पॉपुलर नेशनल मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। वो बनाया किन लोगों ने था? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे उनमें कौन लोग थे? वो लोग थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे थे, जो बहुत ही पॉपुलर लीडर्स थे, जिन लीडर्स ने फ्रीडम फाइट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उन लोगों के ऊपर जनता का विश्वास था। उन्हें इस बात का विश्वास था कि जब ये लोग हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे तो वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो सारे हमारे हितों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। तो उन लीडर्स के ऊपर जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, जो जनता का उनके ऊपर विश्वास था, उसने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने में बहुत रोल प्ले किया। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि सारे सेक्शन, सोसाइटी, सबका उसमें ध्यान रखा गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ रही जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक इफेक्टिव बनाए रखा है। दूसरा पॉइंट क्या है, द सब्सटेंसिव प्रोविज़न ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे एक जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वो जस्टिफाई कैसे कर रहा है हर चीज़ को। जब कोई जस्टिफाइड तरीके से चीज़ लिखी जाती है तो सब लोग उसको अपने आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर कोई जो सोसाइटी का हर सेक्शन उसको ओबे करेगा अगर उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, चाहे तो कोई किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता है, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सबको वोटिंग राइट है, सबको नौकरी पाने का, सबको इलेक्शन लड़ने का बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सब राइट्स मिले हुए हैं। और सारे सेक्शंस चाहे वो मेजॉरिटी से हैं चाहे वो मिनॉरिटी से हैं, तो लोगों के अंदर क्या आता है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक जस्टिफाई कर रहा है हमारी फीलिंग्स को। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को लोग जो है लंबे समय तक उसकी इफेक्टिवनेस को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन बातें क्या रखी गई थी, इक्वालिटी और फ्रीडम को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन जगह दी गई, ताकि जो अंग्रेज हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, जो सोसाइटी के अंदर अलग अलग सेक्शंस थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, वो हर तरीके से ख़त्म किया जा सके। जो हमने 200 साल से जिन परेशानियों को झेला था अब उसको पूरी तरह से ख़त्म किए जाने की ज़रूरत थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखा और इक्वालिटी को उसके अंदर रखा। इसके अलावा फ्रीडम, ऑब्वियसली फ्रीडम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी ही, जिसके लिए हम तरस रहे थे 200 साल से। तो फ्रीडम और इक्वालिटी को जो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से पूरी कंट्री में हर सिटीज़न को वो प्रोवाइड किया गया, जिससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो एक जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना और हर इंसान ने उसको ईजिली एक्सेप्ट किया और वो इतना इफेक्टिव रहा कि वो आज तक इफेक्टिव है। इसके अलावा थर्ड आता है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाता है, उसमें यह लिखा जाता है कि जब गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी तो वो गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म की जाएगी। तो गवर्नमेंट फॉर्म करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, जिसमें लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा। लेजिस्लेचर होगा, कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा और जुडिशरी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग वाली एक संस्था होगी। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना था कि ये बना तो दिए थे इतने सारे अलग अलग अंग, लेकिन इन सब के बीच में बैलेंस रखना जरूरी था, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई एक ज़्यादा पावरफुल हो जाए और वो बाकियों को ओवरशैडो कर दे। मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, कानूनों को लागू करना, एग्जीक्यूट करना। तो अगर एग्जीक्यूटिव जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती तो बाकी चीज़ें जो हैं वो दब जाती। तो एक इस तरह से बैलेंस रखना था कि सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना काम ठीक तरह से करें, एक चेक और बैलेंस की कंडीशन रहे, मतलब हर अंग दूसरे अंग के ऊपर चेक भी रख सके और जिसकी वजह से एक बैलेंस बना रहे, कोई भी जो है वो तानाशाही वाली स्थिति में ना आ सके। इसीलिए जुडिशरी को जो है बहुत ही फ्री रखा गया है हमारी कंट्री में। जुडिशरी में किसी भी तरह का कोई दखल अंदाजी नहीं की जा सकती है सरकार की तरफ से, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा का काम कर सके। तो जुडिशरी को फ्री रखा गया है। इवन जो अलग जो स्टेशनरी अंग बनाए गए हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन को एक ऐसी संस्था बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, क्योंकि जिस देश में इलेक्शन ठीक तरीके से होंगे उस देश में गवर्नमेंट भी ठीक तरह से बनेगी और वो डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जाएगा, और जो एक बैलेंस की ज़रूरत है सरकार के बीच में वो बनी रहेगी। तो एक बैलेंस जो इंस्टीट्यूशन के बीच में था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाता है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ऐसा है कि जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है और ना ऐसा है कि जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए जैसे हम जब आज़ाद हुए तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और लगातार शुरू के 3 इलेक्शन जो है वो कांग्रेस ही जीतती रही थी और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतती रही थी। तो देखिए बिल्कुल ऐसा हो सकता था, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा हुआ था कि जो पार्टी शुरू में जीती क्योंकि उनके पास
जो था पास्ट था अपना फ्रीडम फाइट का, लोगों का उनके ऊपर विश्वास था, तो धीरे धीरे होते हुए क्या हुआ, वो लोग तानाशाह बन के बैठ गए थे। लेकिन ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए क्या होना था कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया जाए कि वो कठोर हो, रिजिड हो। ऐसा ना हो कि सरकार अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस कर सके कि अब 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं होंगे, 20 साल के लिए होंगे और 20 साल के लिए वो पीएम बन के बैठ जाए। तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं, उस आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है रिजिड बनाया गया है, मतलब उसमें अमेंडमेंट करना बिल्कुल भी बहुत आसान नहीं है कि जब जिसका मन करा उसने उसमें अमेंडमेंट कर दिया अपनी मर्जी से। अमेंडमेंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर देना, तो कोई भी अपनी मर्जी से बहुत आसानी से उसमें चेंज नहीं कर सकता। लेकिन देखिए समय के साथ चीज़ें बदलती भी रहती हैं, किसी भी चीज़ को इतना कठोर भी नहीं बनाया जा सकता कि आप उसको कभी चेंज ही ना कर सके, क्योंकि समय के साथ सब कुछ चेंज होता जाता है। तो थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल भी होना ज़रूरी है कि समय की मांग के अनुसार उसको बदला जा सके। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल कैसे, जैसे मान लीजिए जिस टाइम हम आज़ाद हुए थे उस टाइम ना कंप्यूटर्स थे ना मोबाइल फ़ोन थे, तो ऑब्वियसली इनसे रिलेटेड कानून भी तब उसमें नहीं लिखे गए थे। लेकिन आज तो इनकी ज़रूरत है ना, इंटरनेट के लिए भी कानून बनाने की ज़रूरत है, साइबर क्राइम के लिए भी कानून बनाने की ज़रूरत है, किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया जाएगा उसके लिए भी ज़रूरत है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर एक ऐसा कठोर बना के रख देते कि जिसे आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो फिर वो समय के साथ चीज़ यूज़फुल नहीं रहती है। इसलिए अगर ज़रूरत है तो बेशक मुश्किल तरीका है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए भी जा सकते हैं। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो है वो माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जस्ट बनाती हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाती हैं जिसको सब मानते हैं, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, इंडिया का हो या साउथ अफ्रीका का हो, जो कि बहुत अच्छी तरह से अपनी देश के लोगों की एस्पिरेशंस और गोल्स को पूरा करने में जो है बहुत हद तक सफल रहा है। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।